हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएसके क्लासेस। आज की हमारी वीडियो जो है ये कक्षा 9th की है। ओके, हिंदी व्याकरण का जो सब्जेक्ट जो एक टॉपिक है अलंकार, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आपको टफ लगता है। पेपर भी नज़दीक आ गए हैं तो मैंने सोचा कि आपके लिए अलंकार का टॉपिक लेके आता हूँ, इससे आपकी काफ़ी मदद होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है आपको। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा। अलंकार है, इसके सारे भेदों के भेद पूरी चीज़ मिलेगी विद एग्जांपल्स और एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि हमें देर नहीं करनी है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अलंकार। ओके, तो अलंकार के बारे में हम जानेंगे। ये है आपका अलंकार। तो अलंकार का सबसे पहले पता करेंगे शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट कहना। स्त्री सुंदर दिखती हैं आभूषण के कारण, सजावट के कारण, और श्रृंगार एक ही चीज़ है, मैंने उदाहरण दिए हैं। तो उसी प्रकार काव्य जो सुंदर लगते हैं अलंकार के कारण। ओके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। बस इतना अगर आपको समझ आ गया, काव्य और शोभा, काव्य की और शोभा बढ़ाना, बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको अलंकार कभी नहीं भूलोगे। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। संज्ञा से भी छोटी डेफिनेशन है, तो आई होप आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मुख्यतः यानी टोटल 3 भेद होते हैं, लेकिन 3 में से आपके पास 2 आएंगे। एक शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये 3 हैं, 3 में से आप कहेंगे 2। उभयालंकार आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने अलग से भी लिख के दिखा दिया है आपको, क्योंकि उभयालंकार जो है ये 10th में 11th में आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी आप 9th में हो तो 9th में आपके जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही करा रहा हूँ। तो अलंकार आपको समझ आ गया है। अब जल्दी से चलते हैं बिना देरी किए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो इन्हें नोट करना, तो मतलब सारे पेज आप नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो चलते हैं जल्दी से। तो अलंकार का जो हमारा पहला भेद है यानी शब्द अलंकार, इसे पढ़ते हैं। जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हों वहाँ शब्द अलंकार होता है। ध्यानपूर्वक समझें, जो अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं यानी शब्द पर आश्रित जो अलंकार होंगे वो कौन से अलंकार हैं? शब्द अलंकार। अब जो इसकी डेफिनेशन है ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है, और जो इसकी डेफिनेशन है, जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। ओके, जहाँ शब्द के कारण, अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, समझ तभी आता है जब आप देखते हो उदाहरण देखने से पहले एक और आप बात जान लो कि जो मुख्यतः शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। ओके, वैसे आप इतना डरो मत कि भेद पे भेद होंगे, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी आप ध्यानपूर्वक समझें, वीडियो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। वीडियो देखने के बाद आपको अलंकार मतलब खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, हाँ, यही जो कहावत है ना, ये बिल्कुल अलंकार के साथ है। फर्स्ट है आपका अनुप्रास अलंकार, सेकंड है यमक अलंकार, थर्ड है श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकार को हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये क्लीन कर देता हूँ। अब भी कह रहा हूँ, अगर आपको चाहते हो इसे नोट करना स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। फ्रेंड्स, आप कहोगे इसमें क्या है? देखिए, एक चीज़ पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पर च, मैं इसे रुको, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है च, यहाँ पर भी च, यहाँ पर भी च। ओके, तो ये सब। और देखिए दूसरा जो है, रमा 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। यहाँ पे बेर थोड़ा अलग सा लग रहा है। ऐसे रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये 3 उदाहरण मैंने दे दिए हैं शब्द अलंकार के। अभी इन उदाहरणों पे आप बस समझ जाइए कि यहाँ पर शब्दों से ही चमत्कार होगा भाई, कोई और इशू नहीं है। ओके, जल्दी से अब अनुप्रास अलंकार नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार का मतलब यह है कि एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है शब्दों में। तो काव्य में एक ही वर्ड अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो वहाँ है आएगा आपका अनुप्रास अलंकार। इसकी पहचान यानी ट्रिक, एक ही वर्ण का बार बार आना। अगर कहीं भी एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तुरंत लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार।
मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिखा देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। कैसे एग्जाम्पल है? चारू चंद्र की चंचल, च च च च च च रिपीट हो रहा है, तुरंत लिख दीजिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। कुकी कुकी के की कलित कुंजन करत कलोल, क क क क क क क क क सब में क आ रहा है, तुरंत अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें भी देखिए त त त त त बार बार त आ रहा है, अनुप्रास अलंकार। देखो है ना इतना इजी। चौथा उदाहरण दिखाता हूँ। कनक कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम वारी ब्यारी, क ओके। और ये घ भ भ और व। तो इस तरीके का भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट करे। अगर दो वर्ड रघुपति राघव राजा राम, र र र र, समझ गए? तो पेपर में आपसे अगर कहा जाए कि उदाहरण, तो उदाहरण याद कर लीजिए। और एक फ्रेंड्स आपको उदाहरण बचपन में आप सभी जानते हो, सबने खेला है। जैसे पीपल की पतीले में पीता पीला पीला, तो पीतल की पतीली में पीता पीला पीला, तो समय देखिए प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऐसे ही चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई, देखिए कितनी बार च वर्ण आ रहा है। तो इस तरीके से और 2-3 उदाहरण याद कर लीजिए। जैसे आपका चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, और रघुपति राघव राजा राम। ओके, नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। जल्दी से उसे भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम यमक अलंकार की तरफ। तो जानेंगे कि यमक अलंकार होता क्या है और इसे पहचानने की ट्रिक और इसके उदाहरण। जो यमक अलंकार होता है ना, इसको पहले समझो कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसके उतने ही अर्थ हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक चीज़ समझना, अनुप्रास में क्या देखा था आपने? एक ही वर्ण बार बार आए, अनुप्रास। लेकिन यमक में उससे उल्टा है, एक ही वर्ण बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग हों। हाँ समझिए, पहचान ट्रिक। यानी अगर एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ यमक अलंकार है। हाँ जी, एक ही शब्द, रमा 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, बस बेर बेर आ गया, समझ लो यहाँ यमक अलंकार है। अगर इतना पूछा है, अगर और ज़्यादा पूछा हो तो हम देखेंगे उसके बारे में भी। ओके, देखिए पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। यमक अलंकार की परिभाषा, जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसके उतने ही अर्थ हों, वहाँ यमक अलंकार है। पहचान नहीं पूछी जाएगी। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। इसे मैंने यहाँ पर इसे एक्सप्लेन भी किया है कि ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। घटा, काली घटा का घमंड घटा। घटा और घटा के घटा का दोनों का अर्थ एक ही है, पता लगाएंगे अभी। पहली बार घटा यानी घटा शब्द का प्रयोग बादलों के रंग की ओर संकेत करता है। काली घटा, लोग नहीं कहते काली घटा यानी काले बादल। दूसरी बार घटा नहीं कहता इतना घटा, यानी चीज का घटना, कम होना। ओके, समझ गए? मतलब वह शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे रमा 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। कैसे? अभी नेक्स्ट पेज पे आपको मैं शो करके दिखाता हूँ। तो यमक अलंकार के उदाहरण भी हम और उदाहरण लिया है। एक उदाहरण से बात नहीं बन रही थी, मैंने सोचा आपके लिए 1 2 3 4 5 उदाहरण और ले आया। अब सबको मैं समझा भी देता हूँ। किसी सोच में हो विभोर, सांसें कुछ ठंडी खिंची, फिर झट गुलकर दिया को दोनों आँखें मिची। ओके, उसके बाद इसके अंदर देखिए क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है आपका दिया, दूसरा भी क्या आ रहा है आपका दिया। ओके, दिया। ओके, तो पहले दिया का अर्थ है कवि का नाम और दूसरे दिया का अर्थ है यानी कोई संज्ञा, कुछ भी। समझ गए? हो गया। दूसरा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी है, मन का फेर। देखिए मन का
और मन का। ये जो यहाँ पर मन का है, मन का, यहाँ पर अगर इसे यहाँ पर काट दो तो मन बन गया, मन की भावना, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ मन का मतलब हो गया, मन का यानी वो मोती होता है, माला की, जो माला के अंदर मोती होते हैं ना, मोती, वो। अब आप इसकी फीलिंग्स में मत जाइए, वर्ड्स पे जाइए। ओके, आज तक आपने सुना है, लेकिन यहाँ पर आपको फीलिंग्स पे नहीं, वर्ड्स पे जाना है। एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरात, या पाए बोराए। कनक और कनक, कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक तो आप जानते हो सोना, दूसरा कनक होता है धतूरा। धतूरा यानी नशा। इंसान अगर ज़्यादा नशा कर लेता है तो भी बोरा जाता है, ज़्यादा उसे दौलत यानी ज़्यादा सोना मिल जाता है तो भी वो पागल हो जाता है। ओके, दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको। कहे कवि बेनी, ब्याल की चुराई लेनी। ओके, इसका क्या मतलब है? बेनी का अर्थ होता है चोटी और बेनी का अर्थ है नाम, तो यहाँ पर भी समझ गए हैं। मतलब दो वर्ड आ रहे हैं। अब देखिए, वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, बार बार ये बात बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? दिया दिया, तो दिया दिया समझ जाइए। यहाँ लिखा है मन का, यहाँ लिखा है कनक कनक, और यहाँ लिखा है बेनी बेनी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। तो यमक अलंकार का उदाहरण हम और ले आए हैं। टोटल 5 उदाहरण आपको हर अलंकार से मिल जाएंगे। इसमें आपको पेपर में मतलब उदाहरण ढूंढने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। किसी सोच में हो विभोर, सांसें कुछ ठंडी खिंचे, फिर झट गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मिची। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, सारा क्लीन कर देता हूँ मैं। इसमें आपको देखिए 2 शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर, एक दिया और दूसरा दिया। ओके, तो जो पहला जो दिया लिखा है यहाँ पर, ये पहला दिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि कोई बुझा दिया हो जाता है, बुझा दिया। ओके, क्रिया आ गई। लेकिन जो दूसरा दिया है, यानी जो दूसरा दिया जो है वो क्या है? वो है आपका संज्ञा। संज्ञा सब बच्चों ने पढ़ रखा है ना, संज्ञा क्या होता है, वही है। लेकिन इसमें आपको ये पॉइंट नहीं समझना है। पॉइंट आपको ये समझना है कि 2 अर्थ यानी 2 शब्द आ रहे हैं काव्य में और दोनों का अर्थ अलग है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए, इसमें भी आपको कई वर्ड आ रहे हैं। मन का, एक मन का ये है, दूसरा मन का ये है, लेकिन दोनों मन का में फ़र्क क्या है? पहला मन का है यानी आपका मन का, आपका जो मन होता है उसके फेर के बारे में बात की जा रही है। और दूसरा मन का यानी हो गया आपका मोती, तो मोती के फेर की, जो माला में मोती फेरा जाता है उसकी बात हो रही है। लेकिन देखिए, दोनों में वर्ड सेम है, मन का, लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं। तो यही आपके यमक अलंकार की पहचान है। ओके, अब चलते हैं चौथे की तरफ। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर, या पाए बोराए। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, कनक कनक, एक कनक दूसरा कनक, दोनों कनक हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है आपका सोना, क्या है आपका सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है आपका धतूरा। ओके, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो ना कि जो सोना आदमी को ज़्यादा मिल जाता है तो भी पागल हो जाता है, धतूरा अगर ज़्यादा सेवन करता है उसका तो भी पागल हो जाता है। कहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लेनी, तो इसमें जो वही हो रहा है रिपीट, बेनी बेनी। तो बेनी, पहली बेनी का अर्थ है चोटी और दूसरी बेनी का अर्थ आप समझ रहे हो, दूसरी बेनी का अर्थ हो गया आपका कवि का नाम। इसमें भी दोनों का अर्थ अलग अलग है, ये नहीं कि अर्थ सेम हो। ओके, अभी आपका यमक अलंकार पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से चलते हैं श्लेष्य अलंकार की तरफ, क्योंकि हमें टाइम कम बर्बाद करना है, तो जल्दी से चलते हैं श्लेष्य अलंकार की तरफ। तो ये रहा आपका श्लेष्य अलंकार। तो श्लेष्य अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के बताते हैं कि श्लेष्य अलंकार होता क्या है। जब किसी काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष्य अलंकार होता है। समझिए दोबारा, जब किसी काव्य में
एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पहले क्या था, शब्द रिपीट करता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब रिपीट नहीं करेगा, उनमें से कोई एक ही वर्ड होगा, उसके होंगे दो अर्थ निकलेंगे उसके। ओके, तो श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या, वो चिपका हुआ, ये याद रखना, चिपका हुआ, यानी दो अर्थ उसी के अंदर चिपके होंगे। लगेगा तो एक है, जैसे यहाँ पे लिखा है शिलीमुख, ये एक लग रहा है लेकिन इसके अर्थ दो हैं। ओके, तो इसका जो पहला अर्थ है वो है बाण और दूसरा अर्थ है आपका भ्रमर। तो उदाहरण दिखा देता हूँ आपको, इससे पहले पहचान भी बता देता हूँ कि जो काव्य में एक ही शब्द के दो अर्थ, काव्य में अगर किसी भी काव्य में एक ही शब्द के दो अर्थ हों तो वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। देखिए ये यमक और अनुप्रास से थोड़ा सा टफ है, ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये उदाहरण पहला दे देता हूँ, रावण सर सरोज बनचारी चल रघुबीर सिलीमुख। ओके, तो इसमें जो सिलीमुख वर्ड है ये आपका श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो इसका जो पहले दो अर्थ हैं इसके, तो पहला अर्थ आपका बाण हो गया, दूसरा अर्थ हो गया आपका भ्रमर। ओके, बचे हुए उदाहरणों की तरफ जल्दी से चलते हैं। तो ये रहा आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के बताते हैं कि श्लेष अलंकार होता क्या है। जब किसी काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। समझिए दोबारा, जब किसी काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पहले क्या था, शब्द रिपीट करता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब रिपीट नहीं करेगा, उनमें से कोई एक ही वर्ड होगा, उसके होंगे दो अर्थ निकलेंगे उसके। ओके, तो श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या, वो चिपका हुआ, ये याद रखना, चिपका हुआ, यानी दो अर्थ उसी के अंदर चिपके होंगे। लगेगा तो एक है, जैसे यहाँ पे लिखा है शिलीमुख, ये एक लग रहा है लेकिन इसके अर्थ दो हैं। ओके, तो इसका जो पहला अर्थ है वो है बाण और दूसरा अर्थ है आपका भ्रमर। तो उदाहरण दिखा देता हूँ आपको, इससे पहले पहचान भी बता देता हूँ कि जो काव्य में एक ही शब्द के दो अर्थ, काव्य में अगर किसी भी काव्य में एक ही शब्द के दो अर्थ हों तो वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। देखिए ये यमक और अनुप्रास से थोड़ा सा टफ है, ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये उदाहरण पहला दे देता हूँ, रावण सर सरोज बनचारी चल रघुबीर सिलीमुख। ओके, तो इसमें जो सिलीमुख वर्ड है ये आपका श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो इसका जो पहले दो अर्थ हैं इसके, तो पहला अर्थ आपका बाण हो गया, दूसरा अर्थ हो गया आपका भ्रमर। ओके, बचे हुए उदाहरणों की तरफ जल्दी से चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अलंकार के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी अर्थालंकार। अभी तक हमने पढ़ा था शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के तीन पार्ट थे, तीनों के तीनों हमने अच्छे से पढ़ लिए उदाहरण के साथ। कोई प्रॉब्लम आ रही है उनमें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आ गया है इसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट, अर्थालंकार। जल्दी से इसे भी कंप्लीट करते हैं। जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थालंकार। शब्द अलंकार में शब्द पर आश्रित थे, यहाँ पर अर्थ पे आश्रित हैं। जब किसी वाक्य में अर्थ से अलंकार उत्पन्न होता है तो वह कौन सा अलंकार कहलाएगा, अर्थालंकार। ओके, अर्थालंकार के भी 5 मुख्य भेद होते हैं। देखिए शब्द अलंकार के 3 थे, ओके, इसके हैं 5, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार। चलिए अब आपको अर्थालंकार के बारे में इतना पता लग गया है कि जब किसी वाक्य में अलंकार उत्पन्न होता है अर्थ से, और जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वो होता है अर्थालंकार। और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं आपके, 5 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सबको लाइन वाइज देखेंगे और फिर अलंकार धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। तो अर्थालंकार का फर्स्ट पार्ट यानी उपमा अलंकार, जल्दी से इसे पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में काव्य में उपमेय की समानता या फिर तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब ये 2 वर्ड नए आए हैं, उपमेय और उपमान। अब ये क्या होते हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अभी वीडियो में जो बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक आप सुनते रहेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। ओके, अभी आपको इतना ही समझना है कि जब किसी भी काव्य में उपमेय की तुलना या फिर समानता, ओके, उपमान से की जाती है
तो वो होगा आपका उपमा अलंकार। देखिए उप जो आ रहा है, इसमें भी उप आ रहा है, इसमें भी उप आ रहा है, तो इससे आप इसे याद रख लीजिए। ओके, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। देखिए यहाँ पर भेद नहीं है, अंग है, इन्हें बस आप समझ लीजिए, इन्हें नहीं करना, आप डरना मत, कोई टफ नहीं है। इसके अंग होते हैं उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द। ओके, यहाँ पर शब्द लगाना भूल गया हूँ, लेकिन वाचक भी चल जाएगा। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कि मुख चंद्रमा के समान है, कि मुख चंद्रमा के समान है, तो इसके वर्ड जो है, जैसे मुख है, चंद्रमा है, सुंदर है, समान है। तो मुख क्या है, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। तो जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे की जाए वो क्या, वो उपमा, उपमान। समझ रहे हो, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, तो मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान। मैंने यहाँ पर तभी लिख भी रखा है। और सुंदर यानी साधारण धर्म और समान दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया ये वाचक। ये थोड़ी गलती होगी, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप इसमें देखिए समान है तो यहाँ पर समान ही रखना है। ओके, उसके बाद आ गया यहाँ पर उपमा अलंकार की पहचान। सौ से सा सी इव सम तुल अक सदृश समान सरिस। जैसे ये वर्ड अगर आपने इसमें रट लिए, जिसे कहते हैं, तो उपमा अलंकार आप देखते ही पहचान जाओगे। बस इन वर्ड को रट लीजिए, उपमा अलंकार आपका समझो कंप्लीट हो गया है। लेकिन ऐसे थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो आपको उदाहरण भी कराने हैं। जल्दी से उदाहरण की तरफ भी चलते हैं। तो उपमा अलंकार के उदाहरण, तो फर्स्ट उदाहरण है हमारे पास, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ओके, तो इसमें देखिए सागर सा, गिरी, मैंने देखिए यहाँ पर ना आपको कन्फ्यूजन ना हो और दूर से आपको चमके बिना हेडलाइन किए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए कलर कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, जहाँ पर पीछे मैंने आपको बताया था कि सा, सी, से, सरिस, जितने सारे वर्ड हैं, ये सारे अगर जिसमें आए समझ लीजिए वो उपमा अलंकार है। तो देखिए कर कमल सा कोमल है, सा यानी तुलना की गई है, कमल जैसी उसकी समानता दिखाई जा रही है। पीपर पात सरिस मंडोल है, यहाँ पर सरिस ये भी वर्ड आपका उपमा अलंकार में ही आता है। नील गगन सा शांत हृदय, सा, हिरणी सी, मीन से, हिरसे से, बार बार से आ रहा है, ये भी इसमें भी से आ रहा है, ये भी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहते हैं उन्हें, और जिनकी तुलना की जाती है उन्हें उपमान की जाते हैं। जैसे यहाँ पर कर यानी हाथ की तुलना की गई है कमल से, तो हाथ उपमेय है, कमल उपमान है। जल्दी से नेक्स्ट यानी रूपक अलंकार की तरफ चलते हैं। तो अब अर्थालंकार का जो दूसरा पार्ट है यानी रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार को भी पढ़ना जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूपक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एकता, उसमें क्या हुआ था, चिपका हुआ। ओके, किसका, श्लेष्य का। और इससे पहले कोई अर्थ, कोई वो नहीं था, मतलब शाब्दिक अर्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन रूपक अलंकार में आपका एकता, इसे याद में रखना है आपको। उसके बाद लिखा कि वस्तुओं के बीच में अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। अभिन्नता, एक होता है भिन्नता, एक होता है अभिन्नता। ओके, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की पहचान होता है योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह लगा होता है वो रूपक अलंकार की पहचान होती है। ओके, इतना अच्छे से आपको समझ आ गया। अब देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, इतनी बड़ी परिभाषा नहीं है, अगर पेपर में परिभाषा आती है तो ये आएगी कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, और वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। कुछ भी लिख सकते हो। और रूपक अलंकार की पहचान यानी ट्रिक योजक चिन्ह, जहाँ योजक चिन्ह लगा मिल जाए समझ लीजिए रूपक अलंकार ही है 100%। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने उपमेय को रेड कलर से शो किया है, उपमान को येलो कलर से शो किया। तो जो येलो है ये उपमान है, और जो रेड है वो उपमेय है। ओके, समझ आ गया। यहाँ पर क्या होगा कि भेद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे क्या कहा
यहाँ पर ऐसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ, जैसे पद, पंकज से पद। ओके, लेकिन यहाँ पर से वर्ड को हटा दिया गया है। उपमा में जो से वर्ड लगता है उसको इसमें से वर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट योजक चिन्ह का प्रयोग करके पद और पंकज को बिल्कुल समान कर दिया है। तो जहाँ बिल्कुल समानता कर दी जाए भिन्नता के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए, वहाँ आएगा रूपक अलंकार। तो इसका पहला है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। दूसरा है, तो इसमें जो चंद्रिका है ये उपमेय है और चादर है उपमान है। उपमेय और उपमान दोनों को बिल्कुल योजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया गया है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, इसमें पद पंकज हो गया है। पद यानी आप पैर और पंकज यानी कमल, तो दोनों पहले तुलना की जाती थी लेकिन अब बिल्कुल समानता। ऐसी 5 उदाहरण है, पांचों के पांचों आपको पता होने चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें राम रतन ये उपमेय है और धन जो हो गया ये उपमान हो गया। अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम आ गए हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। ओके, जहाँ पर उठने में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जानो मानो जनु मनु, नहीं चौंकाने वाली बात, आश्चर्यजनक स्थिति में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिखा देता हूँ आपको, उदाहरण से जल्दी समझ आएगा। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मतलब मानो वर्ड आ रहा है ना, जानो मानो जनु मनु, यही वर्ड कुछ है, इन्हें रट लो। मनुहू कुछ ऐसी वर्ड है, इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ भी नहीं है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहू नील मणि शैल पर आतप परे बर्भात। ओके, तो ये तो आपके हो गए। थर्ड में जैसे है, उसी वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो यानी नहीं आश्चर्य वाली बात है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस जानो मानो जनु मनु, और इसमें मेन वर्ड है, इसकी परिभाषा याद कर लेना। जहाँ पर उठने में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार यानी संभावित रूप। ओके, अब इसमें कुछ नहीं है, तो ये आपका बहुत छोटा और बहुत इजी था, इसीलिए मैंने इसे जल्दी ख़त्म कर दिया है। अब अगला आता है आपका नेक्स्ट, अतिशयोक्ति अलंकार। जल्दी से उसके पास चलते हैं। तो अब है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थ अलंकार का चौथा पार्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी, अति वर्ड आ रहा है यानी कुछ ज़्यादा ही अति होने वाली है यहाँ पर। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा, समझ गए, अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये इसकी परिभाषा है, और अगर आप इसकी पहचान जानना चाहो, किस तरीके से इसे याद कर सको ट्रिक, तो किसी बात को कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए जो इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही बात आपकी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ जाती है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ आएगा। कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिकरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब ऐसा आपने कभी सुना है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, मतलब आग लगी भी नहीं पाई, कि इससे पहले लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो इन हनुमान जी की प्रशंसा की गई है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर और लोक सीमा का उल्लंघन करके, समझ गए। ऐसी वही है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी इम्पॉसिबल ही है, पर इसको दिखाया गया है। इसी प्रकार से सारे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए। मतलब कि जो सुदामा की दीन दशा को देख के भगवान कृष्ण को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। पानी की जरूरत नहीं, सुदामा के चरण धोए। अब ये आप बात समझ रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा इजी भी था। तो अब
जो इसमें मतलब यहाँ पर आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, समझना बस इतना है इसे। और एक चीज़ का समझना है कि जहाँ इम्पॉसिबल सी बात की जाए किसी की प्रशंसा करते हुए, अतिशयोक्ति वहीं आएगा। ओके, तो अतिशयोक्ति कंप्लीट होता है। जल्दी से चलते हैं आपके लास्ट यानी मानवीकरण अलंकार की तरफ। तो अब आपका आ गया है पांचवा यानी मानवीकरण अलंकार। ये लास्ट भी है, जहाँ जड़ वस्तु अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टों का आरोप किया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, प्रकृति की चीज़ जैसे पेड़ पौधे, सूरज, समुद्र, जल आदि, समझ गए। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनका जो चेष्टों का आरोप यानी उनकी तुलना कह लीजिए कि जैसे इंसान है वही तो हंसते हैं, पेड़ भी हंसते हैं, लेकिन इसमें जैसे कहा गया कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो हंसना मुस्काना इंसान मनुष्यों का काम है, मानव का काम है, तो मानव की तुलना की गई है उसी में, तो वो हो गया मानवीकरण अलंकार। ओके, तो जल्दी से इसे पढ़ते हैं और आपको पहचान सब पूरी चीज़ बताएंगे, मैंने बस उदाहरण बता दिया है। ये आपकी डेफिनेशन है, इसे नोट कर लेना। मानवीकरण अलंकार की पहचान अभी बता देता हूँ कि प्रकृति और मानव की क्रियाओं में संबंधित, समझ गए। मानव की क्रियाएं, वर्ब, हाँ यहाँ पर आपकी एक और मेन चीज़ आई है, वर्ब, समझ जाएंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब बंठन के संवर के कोई जानवर आता है नहीं, कोई जीव आता है नहीं आता, बस सिर्फ मनुष्य तो आते हैं। कहीं भी शादी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, बड़े बंठन के जाते हैं हम लोग। तो ये मेघों से तुलना की गई है, मेघ यानी बादल, तो समझ गए। यहाँ पर मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ये भी वही है। इसी प्रकार सारे हैं, इनको आप नोट कर लें। और जितने भी अभी तक मैंने आपको बताए हैं इन सबको अगर आप नोट करके रख लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, तो अलंकार आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म। 9th क्लास में कभी भी आपको अलंकार के जितने भी पेपर में अलंकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा यहाँ पर अलंकार कंप्लीट होता है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। अलंकार हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और अब हम और टॉपिक जैसे आपका समास है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। तो बेल आइकन दबा के रखना, जिसमें जब भी कोई न्यू वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।